Hi there, this is Pranshu Verma and this is our next lecture, third lecture on current electricity. Okay, तो अपन लोग इसमें पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। पिछले लेक्चर में ही मैंने आपको डिस्कस कर दिया था ओम्स लॉ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ और उसके बाद देखते हैं। ओम्स ने पहले रेस्ट्रिक्शंस लगाई। क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई कि भाई फिजिकल स्टेट जो होती हैं, शेप एंड साइज, और तीसरा उसने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई, टेम्परेचर और प्रेशर। इन चीजों में यदि आप कोई चेंज नहीं करोगे, किसके, एक कंडक्टिंग मटेरियल के, किसी कंडक्टिंग मटेरियल, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो, ठीक है। और कौन सा कैसा कंडक्टिंग मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी करंट को कंडक्ट करने वाला, जैसे फेरस हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, नॉर्मली मेटल्स सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं। तो उनमें हमने एक चीज़ देखी कि यदि उनकी फिजिकल स्टेट को रोक दिया जाए, कांस्टेंट रखा जाए, उनके शेप और साइज को कांस्टेंट रखा जाए, उनके टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, तो ओम्स ने ये कंडीशन निकाली थी कि उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, इसी चीज़ को हमें आज लिखना है, ठीक है। तो लिखिए, लिखते हैं ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। ओके, द फिजिकल स्टेट, temperature and pressure and shape and size of a conducting material does not change then the current flowing through that conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of that material। ठीक है, इसके फिगर का क्या मतलब है, ये फिगर है, ये कोई मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, एक एंड ये हो गया, एक एंड ये हो गया, दो एंड हो गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक वायर के थ्रू हमने एक बैटरी इस पर लगा दी वोल्टेज V की। ओके, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लिया मैंने इधर V1 है, इधर V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V क्या होगा, V1 माइनस V2। मैंने V1 माइनस V2 क्यों करा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये वाला कम होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। वर्ड्स को ध्यान दो, V1 से V2 तक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ओके, तो ये हो गया आपका डेल्टा V। अब यदि इसमें करंट फ्लो कर रही है I, करंट क्या फ्लो कर रही है I, देन ये दिस पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा करंट I के। ओके, नाउ डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर के, आर इंटू आई के। ओके, यहाँ से आप
आर को क्या कह सकते हो, आर इज अ कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला शेप एंड साइज, ओके, दूसरा टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट विच इज डिपेंड अपॉन दो थिंग पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, ओके। ये पहले स्टेटमेंट लिख लो, इसको मैं हटा देता हूँ फिर, ओके। स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि यदि मैंने फिजिकल स्टेट, शेप एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड शेप और साइज ऑफ किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का चेंज ना करूँ, डजंट चेंज, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, ओके, उस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करेगी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द मटेरियल। ये एंड है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको करेंगे, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल होगी। देखो यहाँ पर भी तो कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, तो इसके प्रोपोर्शनल नहीं होगी, एंड्स के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल, ओके। तो उतार लो फटाफट इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं हटा दे रहा हूँ, ओके। चल चलिए देखें आगे। तो हमने निकाल चुके हैं कि डेल्टा V इक्वल टू होता है I इंटू आर, ओके। यहाँ से हम आर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक। R इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, डेल्टा V अपॉन I, है ना। अभी देख रहे हैं हम कुछ चीज़ें आगे बारे में ही समझ रहे हैं। एक मैं पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट ओके, मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो कितना है, 1 वोल्ट है, ओके। मतलब मुझे मतलब नहीं है कि कितना है, यहाँ पे V1 कितना है, V2 कितना है, मुझे नहीं पता। मुझे पता है V1 माइनस V2 इक्वल टू 1 वोल्ट है, ओके। 1 वोल्ट करंट मैंने ले ली 1 एम्पीयर, ठीक। या एक काम करते हैं, वोल्टेज को नहीं लेते हैं, मुझे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन निकालनी है, तो मैं निकालता हूँ करंट इक्वल टू 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर। देन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप के इसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ मटीरियल ऑफ अ वायर, चलो वायर ले लेते हैं क्योंकि वायर का ही हम अपन लोग स्टडी करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड व्हेन 1 ampere of current flowing through it। यदि किसी भी करंट किसी भी वायर के थ्रू, ओके, ये वायर है पतला सा, ठीक है, थोड़ा मोटा दिखा है ताकि आपको साफ दिखे, ठीक। यदि ये कोई वायर है, इसके अंदर से मैं कितनी करंट फ्लो कराऊं, 1 एम्पियर करंट, कितनी, 1 एम्पियर करंट। तो इसका रेजिस्टेंस सीधा सीधा V1 माइनस V2 होगा, ये बोल दिया गया है रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, ठीक। आगे और क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गई प्रॉपर डेफिनेशन इसकी। इसके अलावा इसकी कई सारी प्रॉपर्टी भी हैं, जैसे कि R
is the inertia of wire which tried to oppose the flow of current। ठीक, ये क्या करती है? करंट के फ्लो को रोकती है, रोकना चाहती है। ठीक है, रोक नहीं पाती है लेकिन रोकना चाहती है। ठीक है, और द रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस आपके रास्ते में आने वाले वो गड्ढे वाला रास्ता है जिस पे आप बाइक लेके चलते हो और जैसे गड्ढे देखते हो तो धीरे धीरे स्पीड कर लेते हो, फिर जैसे गड्ढा खत्म होता है फिर स्पीड बढ़ा देते हो। तो आपकी जो क्या नाम जो है ना, रास्ता जो गड्ढे वाला है ना, रेजिस्टेंस वैसा ही होता है। वो आपको रोकना चाहता है, करंट को रोकना चाहता है, रोक नहीं सकता बट रोकना चाहता है। ओके, और यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ आर क्या होगी? तो वोल्ट पर एम्पियर ले सकते हो इसकी एक यूनिट। ठीक, लेकिन ये फेमस नहीं है। फेमस कौन है इसकी यूनिट? ओम। क्या फेमस है? ओम। ठीक, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि 1 ओम इक्वल टू होगा 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। ठीक, उतारो फटाफट इसको। उतार लिया। यहाँ से आप बोल सकते हो कि if 1 volt of PD take place due to 1 ampere current flow between the ends of wire, between the ends of the wire, then resistance of the wire will be 1 ohm। देखो, डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत आपको कभी भी नहीं होती है। डेफिनेशन आप केवल और केवल क्या करते हो? समझते हो। ठीक, फॉर्मूला याद रखो, इंग्लिश बनाओ। आपको यदि इंग्लिश में सेंटेंस क्रिएट करना आता है तो केवल और केवल फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूले याद रखोगे तो आप फॉर्मूले को नरेट करना है। मैंने क्या किया है? इसको फॉर्मूले को नरेट किया है। अब 1 वोल्ट है, 1 एम्पियर है, तो बस मैंने दिमाग में क्या आया? ये 1 वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी है। जब पोटेंशियल ड्रॉप, वो भी पीडी है। ठीक, यदि 1 एम्पियर करंट मैं इसमें से फ्लो कराऊँ, 1 एम्पियर करंट में फ्लो कराऊँ और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आए वो कितना हो? 1 वोल्ट हो। ठीक है, वो कितना हो? 1 वोल्ट हो। तो रेजिस्टेंस इस वायर का कितना होगा? 1 ओम होगा। बस काम खत्म। ठीक है, चलिए, समझ में आ चुका है। रेजिस्टेंस के बारे में हमने सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। चलिए, अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, अभी हमने केवल और केवल थ्योरेटिकल वर्जन पढ़ा था सब कुछ। अभी हम ग्राफ में पढ़ने वाले हैं अपने ओम्स लॉ। ठीक, जो हमने कल भी पढ़ा था। ठीक, तो देखो, ये है ओम्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये है आपका आगे, बस काफ़ी है। ठीक,
तो देखो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि V इक्वल टू है I इंटू आर, ओके, और R इक्वल टू होगा tan थीटा के ऊपर। tan थीटा कौन होगा? ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। तो आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है, ओके। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो, ग्राफ बिटवीन V एंड I will be a straight line, ओके। ये सब मैथमेटिक्स का खेल है। क्यों स्ट्रेट लाइन होगी? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V इक्वल टू mx को y इक्वल टू mx को फॉलो कर रही है, ओके। नाउ यहाँ से एक सेंटेंस आता है, द मटीरियल्स which follows the Ohm's law are called ohmic materials। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। देखो, हर मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, कंडक्टर्स फॉलो करते हैं, लेकिन नॉन कंडक्टिव मटेरियल जैसे इंसुलेटर्स वगैरह हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओके। तो उनको अलग कैटेगरी में रख दिया है ओम्स ने, और जो उसको फॉलो करते हैं, उसके लॉ को फॉलो करते हैं, उसको अलग कैटेगरी में रख दिया है, ठीक है। तो जो मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको क्या बोला है? ओमिक मटेरियल। उनके लिए ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके अलावा द मटेरियल्स which does not follow the Ohm's law are known as non-ohmic materials, ठीक है। अब इनके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? तो देखो जरा, इनके लिए ग्राफ देख लो। ये करंट हो गई, ये वोल्टेज हो गई, ये, ठीक। मतलब इसमें जो है ना, मतलब आपका वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी, पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा करंट के, ठीक है। इसीलिए वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। प्रोपोर्शनल होगा लेकिन डायरेक्टली नहीं होगा। माइट भी पॉसिबल कि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो, माइट भी पॉसिबल अंडर रूट के प्रोपोर्शनल हो, कुछ भी हो सकता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, कुछ भी नहीं भरोसा, ओके। तो उतार लो इनको। आपको मटेरियल्स पता है, इसका एग्जांपल कौन होगा? आप कोई भी कंडक्टर डाल सकते हो, जैसे फेरस हो गया या सिल्वर वगैरह हो गया, ठीक। और यहाँ पर भी आपको पता है कौन है? इंसुलेटर है। जैसे कोई भी मटेरियल डाल दो, लकड़ी होगी, ऊन हो गया, है ना, कोई भी मटेरियल डाल सकते हो आप। तो ये है ओम्स लॉ, ये है ओमिक नॉन ओमिक लॉ, ठीक है। सॉरी, नॉन ओमिक मटेरियल, ओमिक मटेरियल। ये जो ग्राफ था वो ओमिक मटेरियल्स के था, ठीक है। और इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सीधे सीधे, और ये नॉन ओमिक के लिए है, ओके। हो गया, फटाफट उतारो। चलिए, हो गया। देखो यहाँ से ओम्स का काम होता है ख़त्म। ओम्स का काम ख़त्म होता है तो दो एक न्यूमेरिकल करते हैं और लेक्चर को आज एंड करते हैं। कल को फिर हम रजिस्टिविटी पढ़ेंगे। रजिस्टिविटी पढ़ के हमें उसके न्यूमेरिकल करने हैं, और रजिस्टिविटी पर ही न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के अच्छे सबसे अच्छे न्यूमेरिकल रजिस्टिविटी भी हैं। उसके बाद में आपके सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के न्यूमेरिकल, ठीक है, जो अच्छे होंगे। तो देखते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं ओम्स लॉ पर डायरेक्ट। लो सीधा देता हूँ पहले क्वेश्चन। इफ डेल्टा मी इज 200, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 200 वोल्ट है, एंड करंट इक्वल टू 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, तो बड़ा आसान है, कई सारे बच्चों ने कर दिया होगा भाई। फ्रॉम ओम्स लॉ
थोड़ा सा तमीज से करने की कोशिश करो, बस और कुछ नहीं। आई इक्वल टू सॉरी डेल्टा वी इक्वल टू वाई आर, 200 इक्वल टू 2 इंटू आर इक्वल टू आ गया 100। हाँ ठीक, समझ में आया ना? आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। A wire of resistance 20 ohm has 3 ampere of current flowing through it, then find PD, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो केवल और केवल डेल्टा वी इक्वल टू आई इंटू आर। कितनी है? 60 वोल्ट। ठीक, हैंड न्यूमेरिकल के बाद जो भी क्वांटिटी आप फाइंड करो उसमें आपको उसकी यूनिट लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यदि आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो आप बहुत बड़ा कांड कर रहे हैं। ठीक, तो देखो जितना भी मैंने पढ़ा दिया अभी इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा चुका हूँ मैं। इस चैप्टर की जो बेस है वो पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले करंट, उससे पहले चार्ज पढ़ाया था। चार्ज क्या था? चार्ज आपको याद होगा, चार्ज एक नेचर है जो प्लस और माइनस टाइप का है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, दोनों के चार्ज सेम होंगे, दोनों के मास डिफर होंगे। इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 9.1 × 10⁻³ kg स्मॉलेस्ट मास था। प्रोटॉन का मास क्या था? 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, दोनों का चार्ज कितना था? 0.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, ये सब चीज़ें आपने चार्ज के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद क्वांटाइजेशन भी पढ़ा था, Q = Ne। ओके, और फिर हमने करंट पढ़ी थी। करंट क्या था हमारा? फ्लो रेट ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब I = Q/T। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। करंट की हमने यूनिट क्या बताई थी? एम्पियर बताई थी, SI यूनिट। ओके, और सभी स्केलर क्वांटिटी हैं। जो भी चैप्टर में पढ़ रहे हो वो सब कैसी क्वांटिटी हैं? स्केलर क्वांटिटी हैं। ओके, और उसके बाद अपन लोगों ने पोटेंशियल पढ़ा था। पोटेंशियल क्या था कि यदि हम इन्फिनिटी से किसी एक यूनिट चार्ज को उठा के अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द सर्टेन रीजन लेकर आए तो जो हमें वर्क करना पड़ता है वो क्या होता है? पोटेंशियल होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था कि यदि एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पर ले जाऊँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, ठीक है, एक अपने एक घर के एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में बैठ गया, तो दैट इज़ क्या है? दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, दोनों की यूनिट जो थी वोल्ट थी, दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। ओके, और फिर हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से V = होता है I × R। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन द फिजिकल स्टेट, व्हेन द टेम्परेचर, व्हेन द प्रेशर, व्हेन द शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल इज रिमेन स्टेशनरी या रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने R देखा। R क्या आया? R इज़ द रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट ओम होती है, और R जो है वो टेम्परेचर, शेप एंड साइज 3 पे डिपेंड करता है। ठीक है, और कल हम देखेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कैसे वेरी करता है, शेप एंड साइज पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर का हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है, तो टेम्परेचर को हम नहीं देखने वाले, केवल और केवल किसको देखने वाले हैं? केवल और केवल शेप एंड साइज को देखने वाले। शेप एंड साइज पे कैसे डिपेंड करेगा? हमें एक नई क्वांटिटी मिलने वाली है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, हमारा फॉर्मूला आएगा R = ρ × L/A। ठीक है, जहाँ पे रेजिस्टिविटी ρ होगी, L लेंथ होगी, A एरिया होगा। तो ये सब चीज़ें हम कल पढ़ने वाले हैं। आज के लिए यहीं रोकते हैं, और जितना भी मैंने चैप्टर में पढ़ा दिया उसको धीरे धीरे ध्यान से देखते रहो, अच्छे से समझते रहो, और कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।